बूचड़खाने से निकलने के बाद और चिलिंग से पहले पोस्टमार्टम भी अनिवार्य है। बोनलेस करने से पहले इनका पीएच वैल्यू मापा जाता है, जो 6 से कम होना चाहिए। चिलिंग के बाद 24 घंटे के भीतर तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम कर दिया जाता है। फिर हड्डियों को अलग करने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद जो अनचाहे हिस्से हैं, उन्हें छांट दिया जाता है ताकि मांस की क्वालिटी निर्यात के लायक हो सके। सबसे महंगा आइटम टेंडर लाइन है, इसको टेंडर लाइन कहते हैं। बहुत सॉफ्ट होता है, जिसके वजह से फॉरेन कंट्री में इसका ज़्यादा डिमांड है, लेकिन बहुत कम ही क्वांटिटी में निकलता है ये। कुछ कंट्री में किसी पार्ट्स को ज़्यादा पसंद किया जाता है, किसी कंट्री में किसी को ज़्यादा पसंद किया जाता है। जैसे चाइना वगैरह में जो है वो उस तरह के पार्ट्स ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें फाइबर्स होते हैं। जैसे उसको पकाने के बाद उसमें चिपक आती है, तो चाइना में वो सब ज़्यादा पसंद करते हैं। पैकेजिंग के लिए इसी विभाग में बंटवारा हो जाता है। छोटे पैकेट, बड़े पैकेट, मझोले पैकेट, हर हिस्से की अलग अलग मांग है। ये छोटा वाला हिस्सा कीमा बनाने के काम आता है और इराक के लिए इसे खास तौर पर पैक किया जा रहा है। हालांकि पश्चिमी देशों में बर्गर के लिए भी इसकी बड़ी मांग है। लूज पैकिंग के बाद इसे जमाने के लिए ब्लास्ट फ्रीजर में 16 से 18 घंटे तक रखा जाता है। ये ब्लास्टर रूम है, जहाँ पर मांस को बोनलेस करने के बाद बड़े टुकड़े को इस ब्लास्टर रूम में रखा जाता है, जहाँ पर तापमान लगभग -40 डिग्री सेंटीग्रेड है। 16 से 18 घंटे तक रखने के बाद मांस का टुकड़ा फ्रोजन हालात में यानी पूरी तरह जम जाता है और उसके बाद यहाँ फाइनल डिलीवरी के लिए डिस्पैच किया जाता है। अब ये मांस 1 साल तक खाने लायक बन गया है। फ्रीजर से निकलने के बाद जिन देशों में इसे भेजा जाना है, उनकी भाषा में सूचनाएं इस डिब्बे पर चिपकाई जाती हैं। पैकिंग के बाद इसे मेटल डिटेक्टर मशीन से जांचा जाता है ताकि धातु का कोई टुकड़ा अगर इसके भीतर रह गया हो तो उसे हटाया जा सके। निर्यात कंपनियों के लिए सरकारी नियम के तहत ये जरूरी है। अगला चरण कोल्ड स्टोरेज और फिर कंटेनर के जरिए रवानगी, यानी निर्यात के लिए माल पूरी तरह से तैयार है। तो अब तक हमने बात की मांस उद्योग के आर्थिक पहलुओं पर। आगे और भी कई मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। हम इसकी राजनीति और समाजशास्त्र पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। साइंस की खबरें हो या तकनीकी उलझन, Let's start this episode with a quick preview. सब कुछ एक साथ देखिए हर हफ्ते ज्ञान विज्ञान सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं भारत के मांस उद्योग की। ये एक ऐसा मसला है जिसको लेकर लोगों के बीच उत्साह भी है और तकरार भी। एक तरफ जहां ये उद्योग लगातार नया उछाल पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसको बंद करने की मांग भी जोर पकड़ती जा रही है। जो होते हैं वो ज्ञापन नहीं रहती भैंसे, वो कच्चे मुफ्त जैसे पैसों में ले जाते हैं और वहाँ कट्टी घर में कटवा देते हैं वो। और इस कट्टी घर से हमें बड़ा नुकसान हुआ महसूस है। मांस कारोबार को लेकर कई तरह के एतराज हैं। कई संगठनों ने इसे बंद करने की मांग की।
संसद की याचिका समिति ने फरवरी 2014 में मांस निर्यात पर एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कई सिफारिशें की गईं। समिति ने कहा कि स्वच्छता की पड़ताल के लिए जांच समिति बनाई जाए, मांस निर्यात नीति की जांच एक स्वतंत्र आयोग से कराई जाए, पुराने बूचड़खानों में एपिडा के सारे नियम लागू होने तक नए बूचड़खाने न खुलें, प्रदूषण पर लगाम कसने की दिशा में पहल हो, मादा भैंसों को काटने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे, जानवरों को काटने में न्यूनतम निर्ममता सुनिश्चित की जाए। अगर निर्यात कंटेनर्स में गाय का मांस मिले तो कंपनी का लाइसेंस रद्द हो। ये तो नहीं कहा हमने कि किसी को मीट मत खाने दो, हमने तो कहा गाय का मीट मत खाने दो, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाओ, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि पूर्ण रूप से बकरे की पूरी प्रतिबंध लगाए, ये तो हमने कहीं कहा नहीं है। लेकिन आप मीट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा ना कि अब जरूरत युद्ध की नहीं है, बुद्ध की जरूरत है। जब बुद्ध की जरूरत है तो फिर ये मीट के मामले में बुद्ध की जरूरत है, मीट के मामले में भी गांधी की जरूरत है। हाल लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में पिंक रिवॉल्यूशन कहते हुए मांस निर्यात का मुद्दा उठाया था, लेकिन हकीकत ये है कि मांस के इस कारोबार के साथ आर्थिक पहलू जुड़े हुए हैं। इसीलिए तकरीबन हर राज्य में पिछले 10 साल में इस कारोबार में 2 गुना इजाफा हुआ है। भारत में 2007-2008 में महज 40 लाख टन का मांस उत्पादन होता था। ये 2009-10 में 45 लाख टन हुआ और 2011-12 में ये आंकड़ा बढ़कर 55 लाख टन पहुंच गया। इस उत्पादन में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल सबसे आगे हैं। जो मीट इंडस्ट्री है ये एक बहुत बड़ी नेशनल जो इम्पोर्टेंस की इंडस्ट्री है, जिसमें स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स फार्मर्स जो बफेलो रियर करते हैं, उसके बाद पहले तो यूज़ करते हैं दूध के लिए। जब वो भैंस दूध देना बंद कर देती है और इकोनॉमिकली अनवायबल होती है और नॉन प्रेगनेंसी वीक होती है, जो नहीं होती है, नहीं कर सकते हैं, उनको फार्मर रिप्लेस करता है। जब वो रिप्लेस करता है तो वो जानवर जो हैं जो उसके काम के नहीं हैं वो मीट इंडस्ट्री में आ जाते हैं। उसके बदले में उनको अच्छा पैसा मिल जाता है और कुछ अपनी तरफ से ऐड करके वो नई भैंस खरीद लेता है, ताकि उसका जो है परिवार चलता रहे, उसकी इनकम बढ़ती रहे। पशुओं से बेरहमी के अलावा जानवरों की संख्या में संभावित कमी ऐसा मसला है जिसके कारण इस कारोबार को बंद कराने की मांग कई समूहों के एजेंडे में है। वैसे पशुपालन विभाग के ताजा आंकड़े बताते हैं कि 2007 से 2012 के बीच दुधारू गायों और भैंसों की संख्या में 35 लाख की बढ़ोतरी हुई। ये संख्या 8 करोड़ 5 लाख तक पहुंच गई। वहीं भैंसों की कुल संख्या में 34 लाख की वृद्धि दर्ज की गई। इनकी तादाद 10 करोड़ 87 लाख हो गई। इसके साथ साथ मुर्गे मुर्गियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। पशुओं की वृद्धि का तो प्रश्न ही उठता है। जब पशु आप मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, तो ये कॉमन सी बात है। तो गणना कौन से की है? मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, मेरे गांव में तो आज तक कोई पशु की गणना करने आया नहीं। मेरे भाई से मैंने पूछा, आता है क्या कोई गांव पशु की गणना करने वाला? वो कहता है आदमी की गणना करने वाला 11 साल में आता है, पशु की तो कभी आता नहीं। या आपके पास कोई आया पशु की गणना करने वाला? ये तो उन्होंने अंदाज लगा लिया कि हाँ साहब इतने पशु थे, अब इतने बढ़ गए हैं। एक दलील ये भी है कि मांस उद्योग के चलते दूध उत्पादन पर खराब असर पड़ा है। लेकिन कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2007-8 में भारत में 10 करोड़ 70 लाख टन दूध का उत्पादन होता था। 2010-11 में ये बढ़कर 12 करोड़ 18 लाख टन हो गया और अगले साल यानी 2011-12 में ये आंकड़ा 12 करोड़ 80 लाख टन पहुंच गया। दूध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल है। इसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र का नंबर आता है। मांस उत्पादकों का कहना है कि वो दुधारू जानवरों को नहीं काटते, लिहाजा उनके व्यापार से दूध का कारोबार प्रभावित नहीं होता। मांस निर्यात की नीति से जुड़े लोगों का मानना है कि इस कारोबार पर पाबंदी लगी तो उससे भारी आर्थिक नुकसान पहुंच सकता है। काफ़ी सारे लोगों का ईटिंग हैबिट्स जो है, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, पहले तो इम्पैक्ट उन लोगों पे पड़ेगा। सेकेंडली, मीट इंडस्ट्री ऑल्सो इज
helping so many people in employment, in so many farmers in getting a good remunerative 25-30 हज़ार रुपये में बेच पा रहा है, वो शायद उतने रुपए में नहीं बेच पाएगा. So farmers will also be disadvantaged. कारोबारियों का तर्क है कि बेकार पशुओं का मांस उद्योग के लिए खपत नहीं होगा, तो चारे का जो हिस्सा दुधारू जानवरों को मिलना चाहिए उसको इन पर खर्च करना पड़ेगा. लिहाजा ये इसके साथ कई तरह के और भी कारोबार फल फूल रहे हैं. लिहाजा इस पर पाबंदी का असर उनसे जुड़े लोगों पर भी पड़ेगा. 100% यूटिलाइज जानवर का होता है, कुछ वेस्ट इसमें से नहीं निकलता है. बिल्कुल 100% जानवर जब स्लॉटर करते हैं उसमें पहले डीबोन डीग्लैंडेड फ्रोजन बफेलो मीट एक्सपोर्ट के लिए निकल जाता है. उसके बाद जो बोन्स होते हैं उनको रेंडरिंग प्लांट में पूरी तरह क्रश करने के बाद उसमें निकलता है पोल्ट्री फीड सप्लीमेंट मिलता है जो पोल्ट्री इंडस्ट्री काम आता है. उसके बाद टैलो निकलता है जो टैलो सोप इंडस्ट्री में यूज होता है नॉर्मली, और ये जो टैलो है किसी जानवर को नहीं दिया जाता है, मतलब वेट गेन करने के लिए वगैरह दूसरे को नहीं किया जाता. और तीसरी है ब्लड मिल जो है फिशरी प्रोडक्शन में काम आता है, जिसका कि 90% आपका प्रोटीन है. चमड़ा उद्योग के अलावा साबुन, टूथपेस्ट और दवाई कंपनियां भी इससे जुड़ी हुई हैं. जानवरों के अलग अलग हिस्से इन उद्योग के काम आते हैं. ज्यादातर बड़े प्लांटों में मांस निर्यात के बाद शरीर के बेकार पड़े हिस्सों को रेंडरिंग के बाद इन उद्योगों के मुफीद बनाया जाता है. प्रदूषण के मुद्दे पर नियमों की गंभीरता को देखते हुए एपिडा ने इसे जरूरी बना दिया है कि शरीर के बचे हिस्सों को प्लांट के बाहर न फेंका जाए. लिहाजा कंपनियों को अपनी 4 दीवारी के भीतर रेंडरिंग प्लांट के साथ साथ जल शोधक प्लांट भी लगाना पड़ता है. फिर भी प्रदूषण की शिकायतें सुनने को मिल जाती हैं. एपिडा से लाइसेंस हासिल ज्यादातर कंपनियां घरेलू बाजार के लिए सप्लाई नहीं करती. छोटे दुकानदार और छोटे बूचड़खाने ही घरेलू जरूरतों को पूरा करते हैं. ऐसी धारणा है कि इस कारोबार में मुसलमानों का दबदबा है, लेकिन असल में हर मजहब के लोग इससे जुड़े हुए हैं और बड़ी सहजता से ये काम कर रहे हैं. नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है. हिंदू मुस्लिम सब सारे मिलकर काम करते हैं. कुछ क्रिश्चियंस भी हैं जो जैसे उड़ीसा के हैं या आसाम के हैं, तो लोग क्रिश्चियंस भी काम कर रहे हैं. कुछ क्रिश्चियंस भी हैं, सारे हैं. कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे मुसलमान ही काम करेगा. लेकिन जो बूचर्स हैं ज़्यादातर मुस्लिम्स ही हैं पहले से शुरू, इसलिए उनके हाथ में वो है, फन है. मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी 25 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ. तो ये बिलीफ के हिंदू मुस्लिम में कुछ भेदभाव है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. हाँ, ये साइकोलॉजिकली पॉलिटिकली हमारी थिंकिंग है कि कैसे लोगों को बांटा जाए. इस इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि सबसे गरीब जो बच्चा है, लड़की है जिसको कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, उनको जॉब यहाँ दी जाती है. आपने देखा अभी पूरे प्लांट में कि एटलीस्ट हमारी 30 to 35% लेडीज़ काम करती हैं. तो ये कहना गलत है कि सिर्फ ये इंडस्ट्री मुस्लिम की इंडस्ट्री है या हिंदू की इंडस्ट्री है, मगर मेजॉरिटी जो है डाउन ट्रोडन जो लोग हैं उनकी इंडस्ट्री है ये. फिलहाल भारत से पोर्क निर्यात नहीं होता, लेकिन एपिडा का मानना है कि कारोबारियों ने इस दिशा में रुचि दिखाई तो इस पर आगे बढ़ा जा सकता है. मटन और चिकन की घरेलू खपत ज्यादा होने के कारण निर्यात में हिस्सेदारी कम है, लेकिन बफेलो मीट की घरेलू खपत देश में कम है. लिहाजा निर्यातक इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं. कई छोटे कारोबारी अब निर्यात में उतरने की इच्छा रखने लगे हैं. तमाम बहसों और तकरारों के बावजूद ये उद्योग अभी तरक्की की राह पर है, लेकिन कई ऐसे मसले हैं जिनको सुलझाया जाना बेहद जरूरी है. दूसरे उद्योगों के साथ इसकी तुलना करें तो इसे अभी समाज में उस तरह से आम स्वीकृति हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन जब तक फूड हैबिट में और बाजार में इसका सिक्का चल रहा है तब तक ये उद्योग पूरी तरह सुरक्षित है. स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही.